कल भी। मैं कमिंग सर। प्लीज कम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग विपुल, प्लीज सिट डाउन। थैंक यू सर। So we address you as Vipul bhai, सर विपुल। only Vipul. यस सर। Okay, so Vipul, let's have your brief introduction. जी सर। सर मेरा नाम विपुल चौधरी है। हाँ, मैं सॉरी, हिंदी में आपसे पूछ रहा था। यस सर। सर मैं गुजरात से पाटन जिले के एक छोटे से गांव से आता हूँ। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा वहीं पर किया। उसके बाद मैंने बैचलर ऑफ आर्ट्स गांधीनगर गुजरात यूनिवर्सिटी से किया। उसके बाद मैंने मास्टर किया है पॉलिटिकल साइंस विषय के साथ। और सर ये मेरा यूपीएससी में 4th अटेम्प्ट है। और उसके साथ साथ मेरी हॉबीज में सर 3 चीज़ें हैं। एक विपासना ध्यान करना, दूसरा रिफ्लेक्टिव जर्नलिंग करना, और भारत की वर्तमान विदेश नीति का अभ्यास करना सर। So विपुल, आप पाटन से आ रहे हो। जी सर। पाटन में भी कुछ हेरिटेज जी की सर। चीज़ें हैं और गुजरात अपने आप में धीरे धीरे हेरिटेज का गढ़ बनता जा रहा है। जी सर। तो बताएंगे कुछ ऐसे स्थान जहाँ पर हेरिटेज जो वहाँ का है वो अपने आप में वर्ल्ड ओवर प्रसिद्ध हो रहा है। जी सर। सर जो गुजरात में हिस्टोरिकल टूरिज्म के बारे में बात करें तो पहला जहाँ से मैं आता हूँ पाटन में वर्ल्ड हेरिटेज साइट है रानी की वाव करके। एक उसके अलावा गुजरात में 4 और वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है। मोढेरा टेम्पल हो गया, या अहमदाबाद सिटी एज ए वर्ल्ड हेरिटेज सिटी तरीके वर्ल्ड हेरिटेज सिटी के तौर पे उसे डेजिग्नेट किया गया है। उसके अलावा लोथल और धोलावीरा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के इम्पोर्टेंट सेंटर रह चुके हैं वो भी है। उसके अलावा साथ साथ में सर देखें तो जो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी बनाई गई है और सोमनाथ और द्वारका टेम्पल, ये भी स्पिरिचुअल और हिस्टोरिकल टूरिज्म में सर इम्पोर्टेंट प्ले करते हैं जो वर्ल्ड ओवर फेमस है सर। तो ये जो आपका ये वाडनगर भी एक हेरिटेज है, जी सर। जी ये सर। पाटन में ही आता है। नहीं सर, पाटन के पास में एक डिस्ट्रिक्ट है मैसाना करके, जहाँ पर ये 12वीं सदी में वडनगर विकसित हुआ है और हाल ही में वर्ल्ड हेरिटेज साइट की टेंटेटिव लिस्ट में नॉमिनेटेड किया गया है। और सर ये ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का होम टाउन भी है सर। तो अब ये बताओ, ये तो हो गया हेरिटेज में गुजरात ने जो आयाम जो है हासिल किए हैं। जी सर। अब मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये गुजरात जो है वो इकोनॉमिक उसमें इकोनॉमी में ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जिन्होंने गुजरात को मदद करी है इंडस्ट्रियल स्टेट बनाने में, जी सर। या भारत की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाने में। जी सर। सर गुजरात को ऐसे भारत का ग्रोथ इंजन माना जाता है। उसको जो इंडस्ट्रियलाइज्ड और डेवलप्ड स्टेट बनाने में कई सारे कारक है। सबसे पहला जो गुजराती लोगों को जो एंटरप्रेन्योरशिप स्पिरिट के लिए जाना जाता है, तो मल्टीपल सेक्टर्स में गुजरातियों ने अपना वेंचर किया हुआ है। दूसरा सर गुजरात सरकार की जो जो बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसी है, जिसे पॉलिसी ड्रिवन स्टेट कहा जाता है, तो इसने भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। और तीसरा सर जो डोमेस्टिक एज वेल एज द इंटरनेशनल इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए स्पेशली हम देखेंगे तो जो गुजरात वाइब्रेंट समिट हो गई, जिससे गुजरात में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट होता है। तो सर ये कई सारे कारण हैं। इसके साथ साथ सर देखें तो गुजरात की टोपोग्राफी जो कोस्टल स्टेट होने की वजह से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में भी बहुत सारा रोल प्ले करता है गुजरात सर। आज नेशनल वोटर्स डे है, जी सर। पता है आपको? यस सर। तो क्या आज की क्या अहमियत है कि आज ही क्यों होता है वोटर्स डे 25 जनवरी को? सर 25 जनवरी 1950 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन किया गया था, उसकी वजह से नेशनल वोटर डे सेलिब्रेट किया जाता है सर। इसका एक थीम मैंने पढ़ा आज, वोट फॉर श्योर। वोट फॉर श्योर यानी मैं वोट करूंगा। यस सर। तो इतना सब कुछ चुनाव आयोग के द्वारा आह्वान करने के बावजूद भी भारत में लोग 60% 65% से ज़्यादा वोट नहीं करते। जी सर। तो विपुल, इसका क्या इलाज है, ये बताएं कि कैसे हम भारत को, और सब चीज़ों में ठीक है, इलेक्टरल रोल में भी लोग बना लेते हैं नाम, एपिक कार्ड भी बनवा लेते हैं, जी सर। है ना, लेकिन पोलिंग बूथ तक नहीं पहुंचते जिस दिन पोल होता है। जी सर। क्या तो इसकी वजह है, और दो चार इसका सॉल्यूशन बताओ आप। सर सर पहली बात तो सर ये हालांकि नंबर कम है, परंतु बाकी डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्री के कंपैरिजन में देखा जाए तो रिलेटिवली नंबर अच्छा है। परंतु सर हालांकि 65% है, तो इसे हमें नंबर बढ़ाने की जरूरत है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हाल ही में जो होता है एजुकेशन वोटर अवेयरनेस और अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च किया हुआ है। तो इसे सर और थोड़ा सा जैसे कि सोशल मीडिया के मदद से या इन्फ्लुएंसर सेलिब्रिटी के उनके सहाय से हम इसे और प्रमोट कर सकते हैं। वो काफ़ी कर चुके हैं विपुल, 15 जी साल सर। से ही हो रहा है।
सर कुछ मुख्य और तकनीकी बताओ, कुछ और सर प्रोसीजरल आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग बताओ। सर जो इनोवेटिव बात करूँ तो मोस्टली होता है कि भारत में इंटरनल माइग्रेशन 45 करोड़ लोग आसपास माइग्रेट करते हैं, और मुख्य वजह यह है कि माइग्रेंट अपने जो कंस्टिट्यूएंसी होती है उसमें वोटिंग करने नहीं जाते। तो एक सर रिमोट वोटिंग का एक प्रावधान है, और दूसरा दूसरा जैसे अभी जो ऑनलाइन मीडिया है सभी के लिए ये इंटीग्रल पार्ट हो गया है। तो सर हम एक ये ट्रायल बेस पर हम सोच सकते हैं कि ऑनलाइन वोटिंग कराने का प्रावधान। तो रिमोट की बात करें, जी सर। रिमोट पे इलेक्शन कमीशन ने कोई पहल करी थी? सर जितना मुझे याद है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक सुझाव दिया था कि हम रिमोट वोटिंग करने के लिए एक सोच सकते हैं। तो सर मुझे लगता है अभी ट्रायल फेज पर हमें जो दिल्ली में इलेक्शन हो रहे हैं तो वहां पर हम कर सकते हैं सर। एक तरीका और है, वोटिंग कंपलसरी कर दी जाए, कानून बना दिया जाए। जी सर। आपका क्या कहना है? सर जैसे सर कई सारे देश में ऐसा देखने को मिला है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में किया गया है, परंतु सर भारत की बात करें तो अभी 140 करोड़ पॉपुलेशन है, उसमें कई सारे लोग वोटर्स है। तो सर मुझे लगता है कि इम्प्लीमेंटेशन में ये चैलेंज साबित हो सकता है यदि हम कंपलसरी बनाएंगे गुजरात तो। में एक किसी चुनाव में कंपलसरी वोटिंग की गई थी, सर आपको ध्यान है? नहीं सर, मुझे आपको ध्यान, देखना ठीक है। पड़ेगा। थैंक यू विपुल। थैंक यू अब सर। हम हमारे साथी आपसे जी सर। विपुल, यस सर। आपको एक अवार्ड मिला था बेस्ट स्पीच यस ऑन सर। एग्रीकल्चर। यस सर। ठीक है, तो ये स्पीच में आपने क्या सिर्फ गुजरात की एग्रीकल्चर के बारे में बोला था या पूरे देश की? सर जब सर ये थोड़ा बहुत पहले 2014-15 की बात है, तो उस समय मुझे जो अपना लोकल नॉलेज था अपनी एग्रीकल्चर के बारे में, तो उसमें जो किसानों की जो लोकल प्रॉब्लम्स होती है उसके बारे में सर मैंने स्पीच अब बताया। अगर मान लीजिए आज आपको स्पीच देनी पड़े, जी सर। एक या दो, एक मिनट की बात करते जी हैं, सर। 3-4 पॉइंट बताइए। जी सर। इंडियन एग्रीकल्चर का भी उसमें 1-2 पॉइंट कवर कीजिए और गुजरात को भी कीजिए 1-2 पॉइंट। जी सर। सर सर भारत में अभी भी देखा जाए तो एग्रीकल्चर एक बैक इकोनॉमी की बैकबोन की तरह काम कर रहा है। 45% वर्कफोर्स अभी भी एग्रीकल्चर सेक्टर्स में से आ रहा है, और वर्तमान समय में देखें तो एग्रीकल्चर में डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिल रहा है, स्पेशली ऑर्गेनिक फार्मिंग, स्मार्ट एग्रीकल्चर फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग, इस तरीके से प्रमोट किया जा रहा है। परंतु हाल ही में जो जैसे फार्मर्स का प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है, तो कई सारे फार्मर्स को अभी भी कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और सर गुजरात के बारे में बात करूं तो गुजरात एक केस स्टडी के तौर पर उभर कर आया है कि गुजरात में उतनी फर्टाइल लैंड नहीं है, फिर भी एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट देखें तो डबल डिजिट में ग्रोथ रेट दिखने को मिलता है। उसके साथ उसके लिए सर कई सारे कारण हो सकते हैं। गुजरात ने इनोवेशन और मैकेनाइजेशन पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया है। और सर गुजरात में एक और बात है कि गुजरात में एग्रीकल्चर में कैश क्रॉप, जो कमर्शियल क्रॉप होते हैं, उस पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। थैंक यू सर। अच्छा, गुड गवर्नेंस में भी आपने कुछ किया हुआ है? जी सर। गुड गवर्नेंस का मुझे बताइए कुछ, भारत सरकार में गुड गवर्नेंस के कुछ एग्जाम्पल दीजिए 3-4, जी सर। जो कि जिसको हम कह सकते हैं कि भी दी आर एग्जाम्पल्स ऑफ गुड गवर्नेंस। जी सर। सर पहला जो मैं कहना चाहूँगा, जो भारत सरकार ने डिजिटल गवर्नेंस या ई गवर्नेंस पर जो ध्यान दिया है उसकी वजह से कई सारे गुड गवर्नेंस के पहलुओं कवर होते हैं। जैसे कि जाम ट्रिनिटी हो गया, जनधन, आधार एंड डिजिटल वाला, तो एक ये योजना हो गई। दूसरा सर प्रगति करके एक इनिशिएटिव है जिसमें जो गवर्नमेंट स्कीम्स की होती है उसकी मॉनिटरिंग की जाती है। तीसरा सर जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम हो गया, जो एक कॉम्पिटेटिव और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक अच्छा उदाहरण है। तो सर ये सारे उदाहरण है जो गुड गवर्नेंस का हम एग्जांपल दे सकते हैं सर। वेरी गुड। अच्छा, ये आप सस्टेनेबल लाइफस्टाइल का भी आपका इसमें कुछ आपको एक Yes, प्रोजेक्ट sir. में थे आप इन्वॉल्व? पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन सर लॉन्च किया। अवेयरनेस कैंपेन में। तो मुझे बताइए, जो सस्टेनेबल लाइफस्टाइल है और जो प्रधानमंत्री जी का मिशन लाइफ है, जी सर। इसमें कुछ समानताएं हैं कुछ, या क्या समझते हैं इन दोनों के सर बीच? जो हमने कैंपेन लॉन्च किया था वो मिशन लाइफ के तहत ही किया गया था। जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को प्रमोट करने की बात की हुई है। सर मुझे लगता है कि जो वर्तमान समय में जो दो एक्सट्रीम है, एक है मिनिमलिज्म लाइफस्टाइल और दूसरी है कंज्यूमरिज्म लाइफस्टाइल, उन दोनों को बीच में एक बैलेंस जो बनाने की बात हो रही है ना, तो मुझे लगता है वो सस्टेनेबल लाइफस्टाइल कर सकता है सर। आप अपने जिला में अधिकारी के रूप में, जी सर। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में कैसे सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को प्रमोट करेंगे? जी सर। सर पहला तो मेरा स्टेप यही होगा कि जो पाटन डिस्ट्रिक्ट है उसमें लोगों नहीं, पे। कि जो जरूरी नहीं आप पाटन में जाएं, किसी भी जी डिस्ट्रिक्ट में सर। जाएं, लेट सर अस सी। कोई भी डिस्ट्रिक्ट में पहली बात जो लोगों के पास अवेयरनेस ही नहीं है कि सस्टेनेबल लाइफस्टाइल क्या होता है। तो मेरा सबसे यही होगा कि जो स्कूल्स होती है या गांव पंचायत हो गया या अर्बन एरियाज में अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च किया जाए। एक सर एक ये होगा।
सर दूसरा ये हुआ कि एक्सेसिबिलिटी की भी समस्या देखने को मिलती है, कई सारी चीज़ें जो सस्टेनेबली एक्सेसिबल नहीं हो पाती, तो ये सर एक लाने में ये प्रयास करूंगा सर। और दूसरा सर प्राइवेट सेक्टर का इसमें हम इनरोल कर सकते हैं, जैसे कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने 3 चीज़ें हमें कही हुई है, एक डिमांड साइड, एक सप्लाई साइड, एक पॉलिसी साइड, इन तीनों पर सर जो सस्टेनेबल लाइफस्टाइल लाने के लिए प्रयास करना चाहिए सर। गुड। अच्छा, अब ये ओलंपिक्स की बात करें जी सर। तो गवर्नमेंट ऑफ जो हमारा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है, यस सर। उन्होंने एक फॉर्मली एप्लीकेशन दी है ओलंपिक्स इंटरनेशनल कमेटी को यस सर। कि भाई 2036 का जो ओलंपिक्स है वो इंडिया में आयोजन किया जाए। यस सर। हालांकि उसमें शहर का मेंशन नहीं किया हुआ है, जी सर। मगर इन ऑल प्रोबेबिलिटी इट विल बी गुजरात एंड गांधीनगर, सॉरी अहमदाबाद और गांधीनगर। तो आपको क्या लगता है कि ये एक जो आयोजन होगा इसकी वजह से जो वहाँ की अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर, क्योंकि बहुत बड़ा एस्टैब्लिशमेंट करना पड़ेगा, जी सर। तो आपको लगता है कि ये जो अहमदाबाद और गांधीनगर जो ट्विन टाउन्स हैं, यस सर। ये उस चीज़ के लिए तैयार हैं? क्या वहाँ की अर्बन लाइफ को एक लंबे टाइम के लिए इसकी वजह से परेशानी होने की भी संभावना है? सर बात करें तो अभी डेवलपमेंट में देखा जाए तो मोटेरा एक स्टेडियम है जो भारत विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, उसे कन्वर्ट किया जाएगा बाकी और स्पोर्ट्स को खेलने के लिए। बाकी इसके साथ साथ जो गांधीनगर अहमदाबाद और सूरत के बीच में स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की बात हो रही है, जैसे कि 2023 में गुजरात सरकार ने स्पोर्ट के लिए 2 करोड़ का इन्वेस्ट किया था और 2024 में 400 करोड़, इतना बढ़ाया गया है क्योंकि अहमदाबाद और गांधीनगर में स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की जरूरत है। और सर बात करें कि लोगों के लिए सर ये समस्या नहीं हो सकता, क्योंकि जो अहमदाबाद में स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है वो जो अर्बन पॉपुलेशन है वो रेसिडेंशियल एरिया से दूर बनाया जा रहा है, तो एक तरीके से स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर से जो लोकल इकोनॉमी है उसे बढ़ोतरी भी मिलेगी और पूरे भारत में स्पोर्ट इकोसिस्टम सर डेवलप कर पाएंगे हम। ओके, गुड, थैंक यू विपुल। ओवर टू सर आप। तो विपुल, गांधी जी की बात करते हैं। जी सर। तो आज के समय में गांधी जी का नाम लेके लोग सत्याग्रह करते हैं, जी सर। हड़ताल करते हैं, धरने देते हैं जी सर। और देश का नुकसान होता है। क्या गांधी जी की भी यही मंशा थी? जब गांधी जी ने अपने आंदोलन शुरू किए तो क्या उन्होंने सोचा था कि स्वतंत्र भारत में उनके नाम से देश का कितना नुकसान होगा? सर आई पार्डन यू सर, पर मुझे नहीं लगता कि सत्याग्रह भी एक एक्सेप्टेबल टेक्निक की तरफ माना गया है कि जब भी कोई कानून का विरोध करना है तो जैसे कई सारी कंट्री में हम देखते हैं तो वायलेंट तरीके से किया जाता है, परंतु जो हम गांधीयन टेक्निक के बारे में बात करें तो एक पीसफुल तरीके से एक अपोज किया जाता है गवर्नमेंट लॉज का। तो एक ये संदर्भ है कि ये मैं नहीं मानता कि इससे सरकार को उतना नुकसान होता है, तो एक तरीके पीसफुल वे है डेमोक्रेसी में अपना डिसेंट रिप्रेजेंट करने के लिए सर। लेकिन आजकल पीसफुल वे कहाँ दिखता है? किसान आंदोलन है तो लोग जी सर। भूख हड़ताल पे बैठ जाते हैं और हर तरह का नॉन वायलेंस देखने को मिलता है, और किसी भी डेमोन्स्ट्रेशन में कहाँ आपको पीसफुल देखने को मिलता है? सर कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि पब्लिक सेंटीमेंट हर्ट होने से या पब्लिक सेंटीमेंट एग्रेसिव होने से ये कभी कभी नॉन वायलेंस से वायलेंस में कन्वर्ट हो जाती है और उससे पब्लिक एंड लॉ ऑर्डर को भी नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। परंतु ये सर इस बात पर हमें एक ध्यान देने की जरूरत है कि जो डिसेंट का रिप्रेजेंट करने का तरीका है उसे गांधीयन टेक्निक जो सत्याग्रह और नॉन वायलेंट तरीके से उस तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए रादर देन कन्वर्टिंग इनटू द वायलेंट टेक्निक सर। अमेरिका में आजकल एक टर्म बड़ी मशहूर हो गई, मागा, यस सर। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो अगर मैं कहूँ कि मेक इंडिया ग्रेट अगेन, यस सर। तो आप क्या क्या चंद बिंदु बतलाना चाहेंगे जिससे कि भारत अपनी खोई हुई विरासत, संस्कृति और विश्व गुरु की तरफ बढ़ सके? सर इसे कॉम्प्रिहेंसिव टर्म्स में देखा जा सकता है, जैसे माननीय प्रधानमंत्री ने विकसित भारत के आयोजन योजना बताई हुई, उसे सर मैं कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से देखता हूँ। जैसे कि डेवलप्ड इकोनॉमी में जो इकोनॉमी टर्म्स है उसमें हम सर सोच सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इनोवेशन सेक्टर और टेक्नोलॉजी सेक्टर पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। उसके साथ साथ वर्तमान जैसे कल रिपब्लिक डे पर सरकार ने एक थीम रखी हुई है, विरासत भी और विकास भी। तो सर मेरे इंडिया को ग्रेट बनाने की बात हो रही है तो ये विरासत और विकास को दोनों को साथ में लेकर सर चलना होगा। और तीसरा सर जो इंटरनेशनल टर्म्स की बात करें, भारत ने विश्व मित्र बनने की जो योजना बताई है
तो मुझे लगता है कि हमें प्रोएक्टिव फॉरेन पॉलिसी को पालन करने की जरूरत है, और वर्तमान संदर्भ में काफी हद तक ये देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि सर अमृत काल में हम विकसित भारत बनेंगे सब। और भारत की वित्तीय स्थिति जी सर। का थोड़ा सा विमोचन करना चाहेंगे आप? इस समय भारत भी मुश्किल समय से गुजर रहा है, भारत की वित्तीय स्थिति कुछ कमज़ोर हुई है, जी सर। तो आने वाले बजट में आप क्या उम्मीद लगाएंगे, क्या क्या होना चाहिए जिससे कि हमारी वित्तीय स्थिति में सुधार हो? जी सर। सर ऐसा कहा जाता है कि जो अभी इकोनॉमिक स्लो डाउन देखने को मिला है वो साइक्लिकल स्लो डाउन है, जो शायद अगले साल तक वापस रिवाइव हो जाएगा। उसकी कई सारी सर वजह है। मेन चीज जो अगले मुझे लगता है कि इस बजट में होगी वो है कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए सर प्रयास किए जाएंगे। स्पेशली ऐसा माना जा रहा है कि मिडिल इनकम, जो मिडिल क्लास होते हैं, उनकी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ाने के लिए इनकम टैक्स में शायद कटौती होगी। दूसरा सर एक जीएसटी के जो मल्टीपल स्लैब्स है उसमें शायद सुधार लाने का भी एक प्रयास किया जाएगा। और सर तीसरा मुझे लगता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें इनोवेशंस और जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की जो पॉसिबिलिटी है उस पर भी सर ध्यान दिया जाएगा। बहुत अच्छा। अंतिम प्रश्न, आपने बात की कंजम्पशन की, जी सर। और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल में भी आपका शौक है, ये सर। तो मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल जी सर। और कंजम्पशन बेस्ड लाइफस्टाइल, जी सर। इन तीनों में से भारत के हित में कौन सा है? सर मिनिमलिस्टिक, जी सर। सस्टेनेबल जी सर। और कंजम्पशन। सर जो वर्तमान सर इन इमीडिएट टर्म्स में देखें तो लगता है कि हमें कंजम्पशन बढ़ाने की बात है, परंतु सर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट में देखा जाए तो मुझे लगता है जैसे माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है कि सस्टेनेबल लाइफस्टाइल ही हमें जो क्लाइमेट सेंसिटिव या इको सेंसिटिव लाइफ जीने के लिए मदद कर सकता है। तो सर मैं पसंद करूंगा कि सस्टेनेबल कंजम्पशन, वही सर जो मिडिल पाथ है वही भारत के लिए बेस्ट है सर। और मिनिमलिस्टिक क्यों नहीं? सर जो मिनिमलिस्टिक, जो सर वो एक एक्सट्रीम पाथ हो जाता है, और लोग, मुझे नहीं लगता कि लोग उतना अभी एक्सेप्ट करने को पसंद करते हैं। जिस तरीके से लोग मॉडर्न लाइफ जीने की आकांक्षा रखते हैं, मुझे कम लगता है कि सर लोग मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल को फॉलो करेंगे इस वजह से। और सर मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल फॉलो करने से कंजम्पशन कम हो सकता है और उससे इकोनॉमी पर भी नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है सर। गुड, थैंक यू। आपको रिफ्लेक्टिव जर्नलिंग करना पसंद है। जी सर। आप बता सकते हो कि जर्नलिंग ने कैसे आपकी पर्सपेक्टिव को शेप किया है? जी सर। क्या आप पहले से ज़्यादा कंपोज्ड हो, इमोशनली बैलेंस्ड हो? जी सर। सर जर्नलिंग में मोस्टली ऐसा होता है कि पूरे दिन में मैंने जो एक्टिविटी की वो मैं रात को लिखने का प्रयास करता हूँ। तो एक तरीके का ये स्वॉट एनालिसिस है कि मैंने जो पूरे दिन में जो एक्शंस लिया वो सही था या नहीं था। तो सर उसे एग्जामिन करने का वक्त मुझे रात को मिलता है। तो एक बात ये ध्यान में रखता हूँ, मुझे लगता है कि मैं मोरली और जो एथिकली मैं मोर राइट पर्सन बनाऊं, वो रिफ्लेक्टिव जर्नलिंग की वजह से। क्योंकि मैं मानता हूं कि रात को मुझे अपने आप से मुझे अकाउंटेबल बनना होगा। तो मैं प्रयास करता हूं कि जो मैं इंसान बनना चाहता हूं वो वैसा बनने के लिए ही प्रयास कर रहा हूं। अगर आपको पता है गुजरात में कुछ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस जो गुजरात का एजुकेशन एक्ट है जी सर। उसको अपोज कर रहे हैं। उनका मानना ये है कि हायरिंग पे उनका कंट्रोल नहीं है, उसके अलावा जो उनकी इंटरनल ऑटोनॉमी है जी सर। वो छीन ली गई है। वो कह रहे हैं कि ये स्टेट ओवररीच का मैटर है। जी सर। इस बारे में आपकी कोई जानकारी है? सर माफी चाहता हूँ, मैंने इस कंटेक्स्ट में सर पढ़ा नहीं है अभी तो। ओके। एक गुजरात में फ्लैगशिप प्रोजेक्ट चल रहा है विच इज़ नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, यस सर। लोथल। यस। आप बता सकते हैं कैसे ये प्रोजेक्ट टूरिज्म को बूस्ट करेगा? जी सर। सर ये नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स है, वो लोथल में बनाया जाता है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो भारत की समुद्री विरासत है, और जो मैंने अभी बात की कि विरासत और विकास को दोनों को प्रमोट करने की बात हो रही है, तो ये एक सात तरीके के कॉम्प्लेक्स बनाने वाले हैं मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स में, जो अहमदाबाद के पास वो उपस्थित है। उससे ऐसा माना जा रहा है कि मैरीटाइम एजुकेशन, मैरीटाइम ट्रेनिंग और मैरीटाइम अवेयरनेस, ये तीनों मुद्दों को ध्यान में रखते हुए मैरीटाइम जो टूरिज्म है उसमें भी सर बढ़ोतरी की जा सकती है। तो ये सर एक कंपोनेंट है इसका। ओके। 90 आवर पर वीक को लेके काफ़ी चर्चा चल जी रही सर। है, आपका इस बारे में क्या राय है?
सर मेरा ओपिनियन क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पर है सर। हालांकि एक जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हुआ, उनमें एक बेसिक क्राइटेरिया होना चाहिए कि इतने घंटे काम करने चाहिए, परंतु सर मुझे लगता है हमें आवर्स से ज़्यादा क्वालिटी पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है सर। कुछ आंकड़े सामने आए थे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अनुसार सबसे ज़्यादा कस्टोडियल डेथ्स जी सर। गुजरात से रिपोर्ट हुई है लास्ट 5 सालों में। ये सर। आप इसके कारण बता सकते हैं? सर ये एक दुखद घटना है कि कस्टोडियल डेथ संपूर्ण भारत में और गुजरात में ज़्यादा देखने को मिलता है। सर इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। एक तो सर जैसे कि प्रकाश सिंह केस के तहत ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे सुझाव दिए हैं, उसका सही तरीके से अभी गुजरात में या शायद भारत में पालन नहीं किया जा रहा। और दूसरा सर जो पुलिस की अकाउंटेबिलिटी है, उसके लिए सही तरीके से मेजर नहीं लिया जा रहा। शायद एक ये वजह हो सकती है कि कस्टोडियल डेथ बढ़ रहे हैं। और सर जो पुलिस ने भी कई सारे कारण दिए हैं कि कभी कभी जो अक्यूज्ड होते हैं उनकी फिजिकल हेल्थ सही नहीं होती, या कभी कभी वो खुद सुसाइड कर लेते हैं, तो शायद ये भी वजह हो सकती है सर कस्टोडियल डेथ की। मेरा लास्ट क्वेश्चन प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया की विजिट को लेके है। जी सर। द टॉप ऑफ एजेंडा जी सर। ऑफ हिज विजिट वो म्यांमार कॉन्फ्लिक्ट है। ये सर। आपको इसके बारे में कोई जानकारी है? जी सर। सर ये सर आपने बताया कि जो म्यांमार को टॉप प्रायोरिटी बनाया गया है, और दोनों इसमें देखा जाए तो म्यांमार में जो जनता सरकार अभी चल रहा है, तो उनको चेंज करके वापस पीसफुल, स्टेबल और डेमोक्रेसी वापस लाने की बात हो रही है। और वो इस मामले में जो जो इंडोनेशिया है वो एशियन कंट्री के साथ जो 5 पॉइंट कंसेशंस बनाया था एशियन कंट्री में, तो और वो भारत की जो पॉलिसी है कि म्यांमार में स्टेबल गवर्नमेंट होनी चाहिए, तो वो दोनों का मैच होता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि भविष्य में जो भारत और इंडोनेशिया साथ मिलकर म्यांमार में स्टेबल गवर्नमेंट लाने के लिए सर प्रयास कर सकते हैं। थैंक यू। आई शैल पास ऑन टू ऑनरेबल चेयरमैन। विपुल, आपने शुरू में कहा था कि गुजरात में एंटरप्रेन्योरशिप का काफ़ी स्कोप है यस और सर। ज़्यादातर लोग उसी में रुचि रखते हैं, जी सर। तो आपको सिविल सेवा में क्यों रुचि हुई? सर एक चीज़ ये है कि मोस्टली गुजरात में एंटरप्रेन्योरशिप से देखने को मिलता है, परंतु जो मेरा जिला है उसमें फार्मिंग एक्टिविटी ज़्यादा को देखने को मिलती है, तो हमारे यहाँ एंटरप्रेन्योरशिप का उतना स्कोप नहीं है। और सर दूसरी बात कि जब मैं बड़ा होता हुआ दिख रहा हूँ, तो जो फार्मर्स की जो चैलेंज थी वो मैंने देखी थी, और सर मुझे लगा कि इसको एड्रेस करने के लिए मैं शायद एक सिविल सर्वेंट के तौर पर मैं सही तरीके से एड्रेस कर सकता हूँ। और सर दूसरा जो मेन कारण है सिविल सर्विस ज्वाइन करने का, कि उसमें सर प्रोफेशनल ग्रोथ की प्रोस्पेक्ट मुझे ज़्यादा देखने को मिलती है, कि सिविल सर्विस एक डायनेमिक नेचर है और चैलेंजिंग टास्क है, तो सर मुझे लगता है कि मेरे एटीट्यूड और एप्टीट्यूड के हिसाब से मैच होता है सर। सो विपुल, कोई ऐसा क्षेत्र जो आपके डेफ का हो और हमने ना पूछा हो, आपको लगता है कि कुछ रह गया हो, तो मैं एक अंतिम प्रश्न पूछ सकता हूँ? सर मेरी जानकारी से तो सर सभी हो गया? कंपोनेंट एड्रेस हो चुके सर। तो विपुल, हम यहीं अपना इंटरव्यू समाप्त करते हैं। आप कुछ समय के लिए बाहर प्रस्थान करेंगे, जी सर। फिर हम 2-3 मिनट में आपको फिर बुलाते हैं। ठीक है सर। थैंक यू सर। बैठो विपुल। थैंक यू सर। विपुल, कैसा हुआ आज आपका? सर मुझे तो अनुभव अच्छा लगा सर। अच्छा लगा। एक सर लास्ट क्वेश्चन आई थिंक अच्छे से मैं दे सकता था, कौन सा? जो सिविल सर्विस की बात की सर आपने। हाँ, बाकी सर सिविल आप सर्विस में आप ने जो शुरुआती में बोला ना, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि चूँकि आपने ये पॉइंट उठा दिया, जी सर। तो मैं बाद में भी बताता। मतलब और सब ठीक था, आपका आखिरी वाला पोर्शन तो ठीक था, जी लेकिन शुरू में आपने कहा ना कि मेरे यहाँ उद्यमी का था ही नहीं, एग्रीकल्चर ही था, इसलिए सिविल सर्विस ले ली मैंने। जी सर। वो थोड़ा सा, अच्छा ओके सर। हाँ जी, वो ऐसे मत बोलना, जी सीधे ही बोलना आप कि मैं, वो ठीक है कि एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, लेकिन मेरा रुझान शुरू से ही सिविल सेवा में था। और फिर उसके बाद जो आपने कहा कि वैरायटी है, डायनेमिक है, चैलेंजिंग है, वो अच्छे थे। हाँ, परंतु सर ये जेन्युइन कारण है। वैसे जो गुजरात का नदन गुजरात है उसमें एंटरप्रेन्योरशिप उतनी डेवलप नहीं हो पाई, क्योंकि तो वो या ये बताओ कि गुजरात का हर आदमी जी सर एंटरप्रेन्योर ही वो बात बनेगा तो क्या? सही है सर। है, फिर फार्मर कौन बनेगा? फिर और दूसरे कामों में कौन? और इतने आईएएस बैठे हुए हैं गुजरात में, वो सब ऐसे ही आए हैं कि उनके यहाँ खेती होती थी इसलिए आ गए। नहीं सर, ठीक है सर, गॉट इट सर। हाँ,
तो और कोई इसके अलावा विपुल? सर बाकी सर आप अच्छा बताइए हुआ। सर। तो विपुल तुमने पहले भी एक बार दे चुके हो तुम? यस सर। उससे अच्छा हुआ आज? सर मुझे वो मेरा सर पहली बार मैं इंटरव्यू दिया था यूपीएससी के लिए, और वो मैं चहल में दिया था, तो मुझे लगता है सर उससे ठीक, अच्छा हुआ है अच्छा सर। हुआ है। तो विपुल हमने आपको बहुत ही ब्राइट कैंडिडेट माना है। बहुत ही अच्छा आपका आज का परफॉर्मेंस रहा है। हर लिहाज से तुमने बहुत अच्छा किया। आपकी गान देखिए, आपके बोलने का तरीका देखिए, आपके एनर्जी लेवल देखिए, कंटेंट आपका बहुत अच्छा था, शॉर्ट थे, कन्वर्सेशन के अंदाज में आपने बोला, तो हमें आपने बहुत इम्प्रेस किया। थोड़ी कभी कभी स्माइल भी बीच बीच में कर देना, ताकि ये लगे कि आप कॉन्फिडेंट दिख ही नहीं रहे हो, कॉन्फिडेंट हो भी। ओके। तो बाकी तो हमने एक चीज़ जो आपने पहले ही बता दी, वो हमने आपको समझा दिया कि भाई इसमें आईएएस का जो एक बना लेना, एक सर। लिखा लिखाया बना के याद कर लेना उसको। सर वैसे मैंने किया हुआ है, परंतु आपने कंटेक्स्ट बनाया ना एंटरप्रेन्योरशिप तो मैंने स्पिरिट, तो इस वजह इसीलिए से। बनाया कि तुम उलझ जाओ थोड़े से, जी सर। गॉट इट सर। है ना। तो आप ये कहो कि जी हाँ, एंटरप्रेन्योर्स जो है वो उद्यमी बनते हैं, बट मेरा रुझान, जी सर। भाई आपके रुझान को कोई चैलेंज थोड़ी ना कर सकता है। जी सर। आपका मन मान लीजिए अभी आज इस पिक्चर को देखने का है, तो आपको कोई रोक सकता है ना। आप वयस्क को तो कोई भी पिक्चर देख सकते हो, तो उसका कोई एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। आपका रुझान है, जी सर। तभी तो आप यहाँ तक पहुँचे हो, ठीक है ना। ये भी नहीं इम्प्रेशन दो मेरे पिताजी ने पीछे पड़े, मेरी माताजी का इन्फ्लुएंस था, कुछ नहीं। अपना इंटरेस्ट बताओ कि मेरा रुझान था और मैं पब्लिक सर्विस में ही जाने का मेरा मन था, इस क्योंकि ये प्लेटफॉर्म मुझे प्रोफेशनल वो कॉम्पिटेंस भी देता है, मुझे लीडरशिप का रोल कम जल्दी करियर में देता है। जी सर। नाना प्रकार के चैलेंजेस आते हैं, नाना प्रकार के मौके और अवसर ये सर्विस देती है, और करियर का भी एक संतुष्टि होती है कि आपने अपने करियर में अपने अच्छे कामों से लोगों का भला भला किया। किया। और सर एक बात थी सर, सर मेरी मदर टंग हिंदी नहीं है, गुजराती है, तो मुझे उतनी हिंदी प्रोफिशिएंसी उतनी है नहीं, तो लिख मैं लो ना, कभी कभी इंग्लिश वर्ड यूज कर कोई लेता हूँ नहीं, सर। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा। तो बताओ विपुल को और कुछ। कुछ ऐड करने को नहीं है विपुल, आप बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं। हर थोड़ा एनर्जी लेवल थोड़ा सा बढ़ा लीजिए बस। एनर्जी लेवल बढ़ाने में का मतलब ये है कि थोड़ा स्माइलिंग डिस्पोजिशन रखिए जी सर। बस। इसी क्योंकि आवाज़ वॉल्यूम आपका ठीक था और आपका फ्लो बड़ा अच्छा था, आंसर्स जानकारी आपको सभी विषयों पे थी और बड़े नपे तुले और वेल एनालाइज्ड आंसर्स थे आपके। कहीं मुझे कोई गैप नज़र नहीं आया। तो जैसा चेयरमैन सर ने बोला है, आप बस थोड़ा उसको स्माइलिंग का रखिए आप। जी सर। और गॉट इट सर। बाकी अभी तो आपके इंटरव्यू में कितना दिन है? अभी 1 हफ्ता है। एक हफ्ता है सर आज। हाँ, तो थोड़ा करंट अफेयर्स का, खास करके इंटरनेशनल रिलेशंस को, PSIR आपका सब्जेक्ट है, तो ये जो अमेरिका से जो भी ट्रम्प का है, उसमें पर्टिकुलरली उसको एनालिसिस कीजिए कि इंडिया के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। जी सर। जैसे वहाँ पर वो ऑयल निकालने की बात कर रहे हैं, खूब ज़्यादा ऑयल निकलेगा तो वो इंडिया को कैसे इम्पेक्ट करेगा। WHO से निकला है या पेरिस एग्रीमेंट से निकला है, तो उस पर इंडिया उस पर्टिकुलर क्वेश्चन उस ढंग से आएंगे। जी सर। तो उसमें 3-3, 4-4 पॉइंट जो है ना पेपर में आ रहा है आजकल, आप पेपर उठा के देखो, सब में चीज़ आ रही है कि क्या हाउ इंडिया शुड नाउ कनेक्ट विद द US अंडर द न्यू डिस्पेंसेशन। तो थोड़ा सा 2-3 बड़े 4-4, 5-5 पॉइंट हिंदी में अपनी लैंग्वेज में जो बोलेंगे वही लिख के उसी हिसाब से लिख लीजिए आप, ठीक है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। सो विपुल, 4 तारीख को आपका इंटरव्यू है, यस सर। 5 को दिल्ली में इलेक्शन है, यस सर। तो उस समय इलेक्शन का माहौल काफ़ी गर्म हो गया। यस। तो दिल्ली के इलेक्शन से संबंधित जो भी खबरें हैं उनकी जानकारी रखिएगा। सर मुझे कमेंट करना चाहिए, जैसे कि मुझे पूछा जाए कि यदि तुम यहाँ पर होते तो दिल्ली में किन को वोट देते, तो मैं कह नहीं, सकता हूँ कि मैं ये प्राइवेट। ऐसे सवाल भी नहीं अच्छा पूछे ओके। जाएंगे। ऐसे सवाल भी नहीं अच्छा पूछे तो जाएंगे। ठीक। आपसे इन जनरल सवाल पूछे जाएंगे, शहर की गंदगी का क्या होगा, ये सब पॉलिटिकल पार्टीज जी सर। ये लगाती हैं, फ्री बीज के बारे में क्या विचार है, ठीक है। क्रिमिनल्स इन पॉलिटिक्स, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, तो फिर मैनिफेस्टो वर्सेस प्रॉमिसेस, तो क्योंकि 4 तारीख को इसलिए बतला रहा हूँ, बाकी सत्याग्रह और गांधी जी की फिलॉसफी, उनका नाम लेके दुरुपयोग तो हो रहा है, लेकिन आप
आपको जवाब ये रखना चाहिए, गांधी जी ने ये कभी नहीं कहा था। जी सर। उनकी हमेशा थिंकिंग रही है कि जो भी है वो पीसफुल मीन्स से होना चाहिए। जी सर। और जब वायलेंस हुआ तो उन्होंने आमरण अनशन तक करना शुरू कर दिया था, मालूम है? यस सर। हाँ, तो उसको आप लिंक करिए Got it, कि sir. उनका नाम लेके लोग भले ही दुरुपयोग। रोटियां सेकना एक टर्म होती है, जी सर। लेकिन उन्होंने ये कभी नहीं कहा। और बाकी आपके सारे जवाब बहुत अच्छे थे, जी। पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, कम्युनिकेशन बहुत अच्छी, ऑल द बेस्ट। ठीक। आई थिंक ऑल द पॉइंट्स हैव बीन कवर्ड विविडली। Yes. आपकी पर्सनालिटी एक आप बैलेंस्ड थे, रिलैक्स्ड थे, आपके आर्ग्यूमेंट्स में भी मैच्योरिटी थी, एंड आई बिलीव दैट यू विल डू रियली वेल। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। विपुल, आपको एक सलाह देते हैं। आपसे जब मैंने वाडनगर का पूछा ना, यस सर। तो आपने वाडनगर के बारे में बता देना चाहिए था, जी सर। बट प्रधानमंत्री जी वहाँ से आते हैं, उसका मत जिक्र करो। ओके सर। थोड़ा ऐसा लगेगा जैसे आप यस, थोड़ा सा। उनको उनके नाम का फ़ायदा उठा रहे हो। ओके सर। Got it, sir. ठीक है। थैंक यू सर। सो हमने आपको 70% दिया है विपुल। 70 इज़ वन ऑफ द बेस्ट जो हम देते हैं। 193 मार्क्स। तुम्हें मिल जाएगा, ऐसे करना। पिछली बार कितना मिला वहाँ तुम्हें? सर 165 मिले थे मुझे। 65 तो कम है। यस सर। वो सर तुम 5 मार्क्स से रह गया था मैं। नहीं, आपके निकल जाओगे। पर पिछली बार मैं तुमसे पूछ रहा था, ऐसा ही हुआ या इससे अच्छा हुआ था? सर पिछली बार तो मेरा पहला ही अनुभव, मतलब मैंने कभी फॉर्मल नहीं, इंटरव्यू but आज वाला तुम कंपेयर करो उस वाले से, कितना हुआ अच्छा हुआ आज? सर काफी हद तक सर मैंने अच्छा उसको हुआ। बोला था आज वाकई में सर आपने मैं बोलने में थोड़ा सा वो कन्विक्शन और कॉन्फिडेंस दोनों था आज मेरे में। वेरी गुड।